नमस्कार साथियों, आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। मैं पिछली क्लास में भी इस बात का जिक्र किया था कि क्लास जो है अनवरत चल रही है, तो एक सप्ताह या 10 दिन मैं भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूँ और एक सप्ताह 10 दिन आपका संविधान या राज्य व्यवस्था चल रहा है। ठीक है ना। संविधान के अंतर्गत अभी तो संविधान ही चल रहा है इस समय। संविधान के अंतर्गत संविधान के आधारभूत तत्वों के विषय में चर्चा कर रहे थे। संविधान के जो आधारभूत तत्व थे, है ना, उसके विषय में हमने चर्चा किया था कि संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ जो वर्तमान में कार्य रूप में है या वर्क में है। उसमें भी आधारभूत तत्वों में, संविधान के आधारभूत तत्वों में संविधान के भाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची और संविधान के अनुच्छेद, इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है। अब चूंकि 22 भाग हैं, 22 भाग से तो आता नहीं, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जो ज़्यादा ही ज़्यादा लोक महत्व के हैं और उन विषयों से भी बराबर प्रश्न पूछता है। ठीक है ना। इसमें देखेंगे संविधान के भागों में, तो संविधान के भाग 22 भागों में सबसे पहले भाग प्रथम देखेंगे। भाग प्रथम जो है किसका जिक्र करता है? मुख्य रूप से भाग प्रथम जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन करता है। यानी कि भाग प्रथम में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। 1 से 4 तक के अनुच्छेदों में क्या है, या भाग प्रथम में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। शॉर्टकट में इस तरह जानेंगे कि भाग प्रथम में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के उल्लेख है। तो जितने संघ शासित क्षेत्र हैं और जितने राज्य हैं, ठीक है ना, उनके संबंध में चर्चा की गई है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख का मतलब है कि जो संघ शासित क्षेत्र हैं या राज्य हैं उनके संबंध में, जैसे राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, या केंद्र के नामों में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन, इस तरह के। इसी के साथ साथ जैसे नए राज्यों की स्थापना हुई या नए राज्यों का प्रवेश हुआ, है ना, और मुख्य रूप से वर्तमान राज्यों की सीमा हुई, या एक राज्यों को दूसरे राज्यों में मर्ज करना, या एक राज्य को ही अलग करके 2 राज्य बना देना। यानी कि संघ और राज्य क्षेत्रों के गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें है? भाग 1 में है। इसको यूँ समझेंगे कि जैसे ये कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख का मतलब, ये शॉर्टकट में बताया जा रहा है आपको कि संघ राज्य क्षेत्र का तो समझ जाइए, संघ के नाम, राज्य के नाम, उसके सीमाओं में परिवर्तन, उसकी स्थापना, है ना, नए राज्यों का प्रवेश या पुराने राज्यों का बंटवारा, उसकी सीमाओं में बंटवारा, इस तरह से। तो संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में यदि प्रश्न आता है तो भाग 1 उसकी व्याख्या करता है। तो भाग 1 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ऐसे यूँ भी अनुच्छेदों से भी प्रश्न आता है, ना? अनुच्छेद से भी पूछ देता है कि संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, या 4 क्या कहता है। तो 1 से 4 के बीच में संघ और राज्य क्षेत्रों के नामों में का उल्लेख है, उसकी सीमाओं का उल्लेख, उसकी स्थापना है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो विषय है संघ राज्य के संबंध में, वो भाग 1 में है। ठीक है ना। तो एक अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में भी संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में या उसके विषय में चर्चा की गई है। अगला भाग देखेंगे, भाग 2। संविधान का भाग 2 क्या कहता है? संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन है, किसके संबंध में वर्णन किया गया? नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि नागरिकता के संबंध में या नागरिकता के आधार पर विनियमित करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। यानी कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो नागरिकता के संबंध में जो भी प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में प्रावधान किया। किसको नागरिकता दी जाएगी, किसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, तो आपके यहाँ एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना। तो भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। संघ या राज्य क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है और नागरिकता के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बराबर आता है कि जैसे नए राज्यों का गठन हो गया या नए राज्यों की स्थापना हो गई, सीमाओं में परिवर्तन हो गया,
एक राज्य को विभाजित करके दूसरा राज्य बना देना, दो राज्यों को मर्ज कर देना, इस तरह की बातें जो है इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसी तरह नागरिकता के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। तो शॉर्टकट में इसे कैसे याद करेंगे? भाग 2 में क्या है? नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। भाग 1 में क्या था? संग्रह क्षेत्रों का उल्लेख था। भाग 2 में नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। चलिए ठीक है, भाग 3 को देखते हैं। भाग 3 में क्या क्या कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, सबसे लोक महत्व का भाग 3। आप देखेंगे क्रम से भाग 1 से लेकर के भाग 5, भाग 1 से लेकर के 5 नहीं कहेंगे, भाग 4, 1 से लेकर के 4 क तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 3 क्या कहता है? ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में आते हैं। क्या है उसमें उल्लेख है? मूल अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो मूल अधिकार के संबंध में जो मूल अधिकार है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो वर्तमान समय में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। 7 थे पहले, लेकिन संपत्ति के अधिकार को विधिक या कॉन्स्टिट्यूशनल या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 ही मूल अधिकार आपके हैं। तो 6 मूल अधिकार जो क्रम से हैं उससे भी कंपटीशन बराबर प्रश्न आता है। ये भी विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार आपका 6 मूल अधिकार क्रम से जो हैं, ठीक है ना, क्रम से जो मूल अधिकार हैं प्लस उसके सामने उसका अनुच्छेद के साथ ही मूल अधिकारों को आप इस तरह से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे मूल अधिकार एक चैप्टर ही है पूरा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया जाएगा। तो मूल अधिकार के विषय में उल्लेख जो किया गया है, तो व्यक्ति के जो 6 मूल अधिकार हैं उसका उल्लेख किसमें है? भाग 3 में, ठीक है ना। तो भाग 1 में संग्रह क्षेत्र का उल्लेख, भाग 2 में नागरिकता के संबंध में उल्लेख, और भाग 3 में मूल अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें भी देखेंगे तो वास्तविक रूप से इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक का वर्णन है, जो विषयों को व्याख्यायित करता है। और अनुच्छेद 12 हो गया, 13 हो गया, निरसन कर दिया गया है, निकाल दिया गया था, निरसन कर दिया गया था। तो वास्तविक रूप से 14 से लेकर के 32 तक के अनुच्छेदों में वर्णन किया गया, क्योंकि समानता का अधिकार या समता का अधिकार ये किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। अब 32वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार लास्ट में 6वां है। तो ये इसके संबंध में प्रावधान किया गया था। चलिए आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। जो मूल अधिकार एक चैप्टर है ये पूरा। अगला भाग 4 है। भाग 4 में क्या है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का वर्णन। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में, ठीक है ना। तो राज्य के भी कुछ नैतिक कर्तव्य दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो ये इसके संबंध में भाग 4 है, ठीक है ना। इसमें भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिया गया है, 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है, और 51 तक जो वर्णन किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और वृद्धि की बातें या बंधुता की बातें कही गई थी, ठीक है ना। इसके संबंध में बीच में भी देखेंगे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है ना, और पंचायतों का गठन है। विभिन्न प्रकार के 36 से 51 के बीच में बहुत सारे विषय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। आगे देखेंगे भाग 4 क, है ना। भाग 4 क जो है ये किसके संबंध में है? अनुच्छेद 51 का। एक ही है भाग 4 का, और एक ही इसके लिए अनुच्छेद है 51 का। ये किसके संबंध में उल्लेख करता है? मूल कर्तव्य के संबंध में उल्लेख करता है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? सोवियत रूस से लिया गया था, है ना। सोवियत रूस से लिया गया था। तो वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। ये भी कोई पूछ देता है वनडे एग्जाम में। तो एक अनुच्छेद है 51 का जो मूल कर्तव्य का वर्णन करता है, और इसके लिए संविधान का भाग 4 का एक विहित कर दिया गया था। तो इसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है ना। मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था। तो इसीलिए ये भाग 4 का एक नया भाग बनाया गया था, आर्टिकल नई बनाई गई थी 51 का। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्लास में भी मूल कर्तव्य एक पूरा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य। तो सब मिला के भाग 1 में संग्रह क्षेत्र,
ठीक है ना। भाग 2 में नागरिकता के संबंध में उल्लेख, भाग 3 में मूल अधिकार के संबंध में उल्लेख, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 क में किसका उल्लेख है, मूल कर्तव्य का उल्लेख है। ये 4 तक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बराबर, चाहे आप ये TGT का पेपर दीजिए, है ना, चाहे वनडे कंपटीशन में SSC का पेपर दीजिए, ये बराबर हर कंपटीशन में पूछता है। इसका अनुच्छेद भी सभी इम्पॉर्टेंट है, 1 से लेकर के 51 का तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर अनुच्छेद उसका इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगला देखेंगे भाग 5 है, तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक का वर्णन है। यानी भाग 5 में क्या है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151, 52 से लेकर के 151। अब देखिए 52 से लेकर 51 के बीच में क्या क्या विषय है, जैसे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया था। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में भी जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, या विधायिका के कार्य अलग अलग बताए गए थे, है ना। और साथ ही साथ इसमें देखेंगे तो अनुच्छेद 52 में जो राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो 52 से 151 के बीच में क्या क्या है, जैसे राष्ट्रपति के संबंध में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति होगा, उसका कार्यकाल होगा, हाँ, उसका निर्वाचन होगा, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया है, क्षमादान की प्रक्रिया, ये सारी बातें जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में। उपराष्ट्रपति के संबंध में भी उल्लेख किया गया है ना, अनुच्छेद 63 में है, इसके बीच में ही पड़ेगा। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में उल्लेख किया गया है, खासकर महान्यायवादी के संबंध में भी उल्लेख किया गया है, और उसी के साथ साथ संसद के गठन के संबंध में भी प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में। तो भाग 5 में इस तरह के इस विषय का वर्णन किया गया है। भाग 6 में क्या है, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237, 152 से लेकर के 237, अनुच्छेद 152 237 तक उल्लेख है। क्या क्या है इसमें, राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की विधायिका है, या राज्य की न्यायपालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका के संबंध में उल्लेख है। साथ ही साथ देखेंगे तो 152 से लेकर के 237 के बीच में राज्य के विषय में ही उल्लेख किया गया है ना, ये राज्य के विषय में ही उल्लेख किया गया है। इसी के साथ देखेंगे भाग 7 है, तो भाग 7 में क्या है, अनुच्छेद 238। भाग 7 में अनुच्छेद 238 क्या कहा गया है कि भाग 7 का अनुच्छेद 238 जो है ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया था। अनुच्छेद 238 जो है 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निकाल दिया गया था। तो 7 को ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, भाग 8 है, भाग 8 में क्या है, अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक का वर्णन है। भाग 8 में क्या क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यानी संघ का प्रशासन अलग होगा, राज्य का प्रशासन अलग होगा, किन विषयों पे लोग एक हो सकते हैं, है ना। तो संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन की बात की गई है यह भाग 8वें में है। भाग 9वें में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग 9वें में क्या है, भाग 9वें में अनुच्छेद 243 से 243 तक का वर्णन है। 243 से 243 तक, यानी कि 16 आर्टिकल इसके लिए है, 16 विषय हैं जो पंचायतों के संबंध में उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 9वां। फिर भाग 9 क्या है, भाग 9 का, भाग 9 हो गया। भाग 9 का क्या है, ये अनुच्छेद 243 त से 243 य 6, यानी 243 त से 243 य 6 तक का वर्णन है। इसमें मुख्य रूप से 18 विषय हैं और ये नगर पालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, नगर पालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है। अगला है भाग 10, है ना। भाग 10 जो है ये अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 क के विषय में वर्णन है। इसमें क्या है, इसमें SC ST प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रशासन है। आगे भाग 11 है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 का विषय है। 245 से 263 का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। क्या है इसमें, केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है। केंद्र या राज्य की जो विधायी शक्ति है इसका वर्णन जो है या इसका विवरण जो है या इसका वितरण जो है मुख्य रूप से आपके भाग 11 में दिया गया है।
तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। भाग प्रथम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाग 2 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाग 3 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाग 4 भी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। भाग 4 का भी इम्पोर्टेंट, यहाँ तक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर बीच में कौन सा इम्पोर्टेंट है, बीच में आप देखेंगे भाग 9। भाग 9 इम्पोर्टेंट है। भाग 9 का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पंचायतों के संबंध में उल्लेख करता है, नगर पालिका के संबंध में उल्लेख करता है, 9 और 9 का, ठीक है ना। तो इधर 9 का इम्पोर्टेंट है, इधर 1 से लेकर के भाग 4 का तक का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से बाकायदा इस पे चर्चा की गई है और इसी तरह से बराबर प्रश्न आता भी है। एक ही प्रश्न आ जाता है, नागरिकता के संबंध में उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, या उल्टा क्वेश्चन पूछता है तो भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है, भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है, इस तरह से पूछता है। तो इसके विषय है, ठीक है ना। इसी तरह से प्रश्न बराबर आते रहते हैं। भाग 12 इसमें अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 क तक का उल्लेख है। तो 264 से लेकर के 300 क के बीच में किन किन विषयों का उल्लेख है, यही देखेंगे। तो भाग 12 में जो उल्लेख किया गया है, परीक्षाओं में एक ही विषय देता है। यदि भाग से पूछेगा तो एक ही विषय देगा। जैसे पूछ दिया केंद्र या राज्य की संचित निधि का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 12 में है। तो भाग 12 में जो है केंद्र या राज्य की संचित निधि का उल्लेख है। साथ ही साथ 264 से 300 क जो दिया है, ये भी है कि अब 264 से लेकर 300 क के बीच में बहुत सारे विषय हैं ऐसे जिसका उल्लेख किया गया है, लेकिन भाग के संबंध में जो प्रश्न पूछता है तो एक ही विषय को पूछता है। तो भाग 12 में क्या है, केंद्र या राज्य की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ लोक लेखा के संबंध में भी चर्चा किया गया है। केंद्र और राज्य की संचित निधि का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार जो बनाया गया था, इसके लिए नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 300 क। ये संपत्ति के अधिकार को जब कानूनी अधिकार बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, तो संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 300 क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बराबर कि नई आर्टिकल कौन जोड़ी गई थी, 300 का, इसके संबंध में उल्लेख है। भाग 13 देखेंगे तो भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 का वर्णन किया गया है। 1 से 7 के बीच में क्या है, यानी भाग 13 में क्या है, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में उल्लेख किया गया है। यानी कि जो व्यापार वाणिज्य का संचालन होता रहता है, बराबर इसका उल्लेख किया गया है भाग 13 में। भाग 14 में किसका उल्लेख किया गया है, भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच में, यानी 308 से लेकर 323 अनुच्छेद 323 का वर्णन किया गया है। तो भाग 14 में क्या है, संघ और राज्य के अधीन जो लोक सेवा आयोग का गठन है, तो संघ का जो लोक सेवा आयोग होता है वो अलग है और राज्य के लोक सेवा आयोग अलग है। तो संघ का जो लोक सेवा आयोग होता है, जिसे आप कहते हैं यूपीएससी, ठीक है ना, तो उसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, धौलपुर हाउस में। और जो राज्य का होता है, तो प्रत्येक राज्य का अपना लोक सेवा आयोग गठित किया गया है। तो जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश का है तो इलाहाबाद में उसका मुख्यालय है, तो राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो संघ की लोक सेवा आयोग और राज्य की लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान जो है ये भाग 14 में किया गया है, ठीक है ना। भाग 14 क में क्या उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 323 क ख। 14 क में 323 क ख 2 आर्टिकल हैं। प्रशासनिक अधिकरण का जो गठन है, प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक अधिकरण एक चैप्टर है, आगे बताएंगे आपको। अगला है भाग 15। भाग 15 में किसका उल्लेख किया गया है, इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में उल्लेख किया गया। तो 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है ना। तो अब देखिए निर्वाचन के संबंध में जितने भी प्रावधान हैं, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग का गठन, वो कितने सदस्यीय होगा, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल, वयस्क मताधिकार पे वोट देने का जो अधिकार बनाया गया है। तो निर्वाचन से संबंध में, चाहे वो केंद्र का निर्वाचन हो या राज्य का निर्वाचन, निर्वाचन के संबंध में या निर्वाचन आयोग के गठन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो भाग 15 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 16 किसका है, भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 का वर्णन है ना। 330 से लेकर के 42 का वर्णन है। इसमें क्या क्या दिया गया है, मुख्य रूप से आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति भी
इसी में आती है। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति जो लोकसभा में की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसके विषय में चर्चा की गई। साथ ही साथ संसद हो, है ना, संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, तो संसद में और राज्य विधानमंडल में SC/ST आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वह संविधान के भाग 16 में है, ठीक है ना। तो संसद में या राज्य विधानमंडल में जो ST/SC आरक्षण है या उनके स्थानों का आरक्षण है उसके बीच में प्रावधान किया गया है। भाग 17 क्या है? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक का वर्णन है। तो 343 से लेकर 351 के बीच में क्या है? जैसे संघ की भाषा क्या होगी, है ना, संघ की भाषा क्या है? हिंदी है। साथ ही साथ संघ की भाषा के साथ साथ संसद की भाषा क्या होगी, है ना, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी, है ना, ये सभी प्रावधान किए गए हैं। तो जब तक संसद अधिनियम या विधि अधिनियम के द्वारा परिवर्तन नहीं कर देती तब तक संसद की और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। तो इस समय वर्तमान में भी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अब इसके लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा, है ना, एक विधेयक लाना पड़ेगा कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी से हिंदी की जाए। तो अभी तो ये इंग्लिश में ही कार्य करता है, संसद भी काम करती है आपकी और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय भी काम करती है ना। अगला देखेंगे भाग 18। भाग 18 जो है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 का उल्लेख है। तो 352 से 60 के बीच में आपातकालीन शक्ति का उल्लेख है। तो हमने बताया 3 प्रकार के आपातकाल भारत में लागू होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल है, तो इसके लिए अनुच्छेद 352। तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला जो है, शॉर्टकट कैसे याद करेंगे बता दे रहा हूँ। शॉर्टकट कैसे याद करेंगे? अनुच्छेद 352, 356 और 360, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल जानते ही पूरे भारत में लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। 356 में राष्ट्रपति शासन है जो राज्य में लगता है, और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल समस्या होती है तो वित्तीय आपातकाल लगता है। ये आपातकाल एक चैप्टर ही है, आगे के क्लास में अच्छी तरह इसको आपको बताएंगे हम। तो तीन प्रकार के आपातकाल के जो उल्लेख है, अनुच्छेद 352, 356, 360, 3 अनुच्छेद हैं इसके लिए। तो ये क्या है कि अनुच्छेद भाग 18 में क्या है? आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है, ठीक है ना। भाग 19 में क्या है? ये अनुच्छेद 361 से 67 के बीच में उल्लेख है। तो जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के संरक्षण के संबंध में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अगला है भाग 20 है, अनुच्छेद 368 मुख्य रूप से इसके लिए है। भाग 20 में 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भाग 20, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो संविधान संशोधन जो होता है, ये संविधान संशोधन भी एक चैप्टर है। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। एक साधारण बहुमत से होता है, एक विशेष बहुमत से होता है, और दूसरा जो होता है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन से संशोधन होता है। चलिए वो आगे चैप्टर पढ़ेगा, बताएंगे आपको। अगला है भाग 21। भाग 21 जो है अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक है। तो 369 से लेकर के 92 तक की क्या व्यवस्थाएं हैं? राज्य की या केंद्र की संक्रमणकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। भाग 22 में किसका उल्लेख है? भाग 22 में अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक का उल्लेख है भाग 22 में। इसमें क्या है? संविधान का संक्षिप्त नाम है ना, संविधान का संक्षिप्त नाम है, या हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है, या हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकृत पाठ का उल्लेख भी किया गया है। तो इस तरह से सारे जो भाग हैं इम्पॉर्टेंट है। उधर हमने बताया था जो भाग थे, भाग हमने बताया था 1, 2, 3, 4 क, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और भाग 9 क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इधर पे देखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। इसमें मुख्य रूप से कौन सा इम्पोर्टेंट है? 1 भाग 14, ठीक है ना। 1 भाग 14 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, ये भाग 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ भाग 14 का ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना। उसके बाद से भाग 15 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो निर्वाचन आयोग के संबंध में कोई भी प्रश्न बनता है तो भाग 15 में ही आएगा, ठीक है ना। तो भाग
भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा, हाँ, भाग 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 18 में क्या है, आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। तो भाग 18 इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हाँ, भाग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से कुछ भाग जो है आपको विशेष तौर पे पढ़ने पड़ेंगे या इसके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। तो उधर हमने बताया था, इधर आप कौन कौन से भाग को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है भाग 14, ठीक है ना, भाग 15, ठीक है ना, उसके साथ साथ भाग 18 और भाग 20, ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।